जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर आप लोगों का पर्यावरण का यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम हुआ है उन्हीं का क्वेश्चन पेपर और साथ में उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, इसके पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक क्लास दिया था, लेकिन उस क्लास में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया था। लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे 75 नंबर का करके, और वैसे आया भी है 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है ना। पिछले पेपर्स का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पूरा सब्जेक्टिव था, लिखने वाला था, तो उसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्टिव है तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को इसी क्लास में आज देखने को मिल जाएगा। ठीक, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों में यही क्वेश्चन मिलेगा, पहले ही बता दिया गया था। चलिए देखें। और हाँ, जो एकदम छोटी छोटी क्वेश्चंस है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं कराया जाएगा ना, उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से करिएगा। क्लास आज की थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि पूरा 75 का 75 क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। 75 में लगभग 5-7 क्वेश्चन छूटेगा जिसको आप लोग करोगे, और कुछ क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद नहीं पता ना, इसलिए मैं उसका नहीं बता पाऊँगा। आप लोग मिला लेना, आप लोग पढ़ाई किए हैं, वैसे भी हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, उतना खास पर्यावरण का देखे नहीं थे, और हम लोग के टाइम में सब्जेक्टिव वाला भी हुआ था। तो आप लोग बाकी का मिला लेना, जो 3-4 क्वेश्चन छूटेगा, और 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के करने के लिए छोड़ा गया है। जो एकदम इजी लेवल का है उसको आप लोग खुद से करेंगे, उसको छोड़ा गया है जानबूझकर आंसर पता होने के बावजूद भी। और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता था, उन क्वेश्चंस को छोड़ा हूँ। साफ साफ बताया जा रहा है 2-3 क्वेश्चंस पता नहीं है उसको छोड़ा गया है, और जो 2-3 क्वेश्चंस है एकदम इजी लेवल है जिसको आप लोग करेंगे। ठीक, और हो सकता है मेरे बताने में कुछ एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि आंसर गलत है करके। आंसर आप लोग सीधा बता देना, कमेंट करके बता ही देना, कमेंट करके बता देना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा करके। ठीक, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी उतना ज़्यादा पर्यावरण के बारे में जानता नहीं हूँ। तो आप लोग आंसर कमेंट कर देना, जो गलत आंसर होगा उसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पर बता देना, ताकि बाकी लोग भी उसका आंसर देख सके, सही आंसर। ठीक, तो आज की क्लास वैसे थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत का विश्व स्तर पर 2010-20 के मध्य औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध लाभ के संबंध में कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर तीसरा स्थान है। दूसरा नंबर, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को क्या कहा जाता है? तो इसको वनोन्मूलन कहा जाता है। तीसरा, इसको सब लोग जानते हो, भाखड़ा नागल बांध किस नदी घाटी परियोजना पर स्थित है? सब लोगों को पता है, सतलज पर स्थित है, इसका नहीं बताना था। चलिए, भारत में प्रमुख गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, ये कौन सा नंबर है, 1 मिनट, चौथा। ठीक, देखो यहाँ पर आपका कोयला आ जाएगा। इसका आंसर मैं एकदम ज़्यादा श्योर नहीं हूँ ना, आप लोग एक बार मिला लेना। कोयला आ सकता है क्योंकि बाकी सब नवीनीकरण में आता है, कोयला आ सकता है ना। चलिए, इस पर तो आप लोग पहले भी पढ़े हो, चिपको आंदोलन। पेड़ों को जब काटने के लिए जाते थे तो वन के जो लोग थे वो पेड़ों पर जाकर चिपक जाते थे कि हम वन को नहीं काटने दें, यानी कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे, उसी को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है, इसका हो जाएगा आप लोगों का भूतापी ऊर्जा। छत पर वर्षा जल के संचयन किसके पुनर्भरण की एक तकनीक है? तो भूजल आएगा इसका। कौन सा गैर प्रदूषणकारी नवीनीकरण ऊर्जा का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपर्युक्त सभी का सभी है ना। नीचे चले, 9वां नंबर, अरे 1 मिनट, ये 9 नंबर का हिंदी वाला कहाँ चला गया? चलिए देखो क्या बोला गया है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सब पता है सबको, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का ही तो पेपर दिला रहे हो, तो अगर नहीं पता होगा तब भी आंसर पर्यावरण दिवस ही टिक लगा कर आए हो, इसमें गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी को मत लगाना।
उसके बाद मृदा अपरदन को निम्नलिखित द्वारा कम किया जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे कम कर सकते हैं? कैसे कम कर सकते हैं? देखो, अत्यधिक कटाई को, चराई को हम कम कर सकते हैं, उचित पौधा लगा सकते हैं, बांध का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए सभी के सभी आएगा। जो सभी कार्य है इसको लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ और खनिज अपचयित चट्टानों से बना होता है। देखो, इसमें ना मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है मिट्टी हो, या तो दोनों हो, ए और बी दोनों हो, या मिट्टी बस हो, क्योंकि जैविक पदार्थ से चट्टान बनेगा, लेकिन चट्टानों से ये मिट्टी आंसर सही हो सकता है ना। आई एम नॉट श्योर, बट मिट्टी ज़्यादातर चांस है सही होने का। आप लोग किसको लगाए हैं? अगर सही आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा। ठीक, मिट्टी हो सकता है। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन मैं एडिट करते समय ये ज़्यादा ब्लर हो गया, छोड़ रहा हूँ ना उसे। 13 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वन हानि का उदाहरण है? देखो, लकड़ी का बढ़ता उपयोग बताओ वन हानि का उदाहरण नहीं है बोला है। निम्न में से कौन सा वन हानि का कारण नहीं है? वन हानि का कारण नहीं है तो बताओ, लकड़ी का बढ़ता उपयोग वन हानि का कारण है कि नहीं है? लकड़ी का उपयोग बढ़ रहा है तभी तो वनों की कटाई हो रही है, यानी कि पेड़ों की कटाई हो रही है। और ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग, लकड़ियों का व्यापक उपयोग हो रहा है। खनन और बांध बनाना, ये भी वन हानि का उदाहरण है, लेकिन मतलब कारण है। प्रजातियों का विलुप्त होना, ये कोई वन हानि का कारण नहीं है। ये आप लोग वनों की कटाई कर रहे हैं हम लोग, जिसके कारण से प्रजाति लुप्त हो रही है। उसके बाद वन रोपण किसके लिए आवश्यक है? वन रोपण किसके लिए आवश्यक है? मेरे ख्याल से इसका आंसर सब लोगों को पता होगा। मृदा संरक्षण के लिए वन रोपण बहुत आवश्यक है। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा संरक्षण का अर्थ क्या होगा? रेगिस्तान के प्रसार को रोकना। साफ है, रेगिस्तान के प्रसार को रोकना यानी कि पूरा उसको, वनों को लगभग नष्ट होना। हवा और बारिश से मिट्टी के कटाव को रोकना, सही है। वनीकरण द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकना, ये भी सही है, यानी कि सभी आ जाएगा, सभी कारण हो सकता है। उसके बाद देखो, तालाब में पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, ये है ना, ये भी थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, लेकिन इसमें आ जाएगा आप लोगों का उल्टा ए नंबर। 17 नंबर पर आए, ये दिया था खाद्य श्रृंखला 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़कर भी आए हो। 10th क्लास में जो साइंस पढ़ते हैं उसी में है, याद है, जहाँ पर पारिस्थितिक पर्यावरण पढ़े थे ना, वहीं पर मिलेगा। ये है लिंडमैन, आ जाएगा इसका आंसर, उन्हीं ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 का आंसर मैं नहीं जानता ना, ये मैं थोड़ा सा भी नहीं जानता, इसलिए इसका आंसर बताया नहीं हूँ। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा। 19 नंबर पर देखें, अधिकांश जीव जो गहरे समुद्री जल में रहते हैं वे कौन होते हैं? हमें इसको बताना है। द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, या ये क्या है, अपरदाहारी और तृतीयक उपभोक्ता। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ही सही है, डेट्रीटिवोर्स। चलो 20 नंबर पर आए, क्या बोला है? किस पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम बायोमास होता है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा वन पारिस्थितिक तंत्र में। 21 पर आए, देखो, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे वन में अधिकतम ऊर्जा किस पोषणीय स्तर में होता है? ये आपका हो जाएगा T1 पर। 22 में आए, क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? मरुस्थल, महासागर, वन, पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महासागर। ठीक, 23 पर आए, देखो 23, भारत में जैव विविधता के सबसे प्रचलित हॉटस्पॉट में से एक है। ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी गंगा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर ना एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर थोड़ा सा ही नहीं, बहुत बड़ा लगभग कन्फ्यूज़न हो गया है। देखो, भारत में जैव विविधता के सबसे प्रचलित हॉटस्पॉट में ना हमें 4 हॉटस्पॉट देते हैं। ये हिमालय भी है, पश्चिमी घाट भी है, हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों ही हैं। तो आप लोग दोनों में से जो भी सही लगाए होंगे, यानी कि कोई भी लगाए होंगे वो सही होगा, क्योंकि प्रचलित हॉटस्पॉट हमारा हिमालय भी है और पश्चिमी घाट भी है। अब गाइड में अगर हिमालय दिया होगा तो हिमालय सही मानकर चलो, पश्चिमी घाट दिया होगा तो पश्चिमी घाट को ही सही मानकर चलो, लेकिन
हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों को ही प्रचलित हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक, तो दोनों ही लगभग सही हैं। अब गाइड में जो दिया होगा आप लोग उसके हिसाब से देख लेना। ठीक, और आप लोगों को पता होगा तो 100% अगर श्योर होंगे तो आंसर कमेंट कर देना। चलिए 23, हाँ 23 के बाद 24 में आए ना। देखो XC2 संरक्षण का एक उदाहरण है, ये हो जाएगा आप लोग को बीज बैंक। 25 ग्लोबल वार्मिंग को खालिस्तान मुख्य रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। देखो ठोस कचरा बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रित कर सकते हैं, पानी की बर्बादी को कम करके नियंत्रित कर सकते हैं, मानव जनित कचरे को जलाकर नियंत्रित कर सकते हैं, कि जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करके हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसको आप लोग बताएंगे। ठीक, इजी क्वेश्चन मैं पहले ही बोला था, इजी क्वेश्चन छोड़ूंगा करके, ग्लोबल वार्मिंग पहले से पढ़ते आ रहे हो। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। IUCN का संक्षिप्त नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नट्स। चलो आंसर बस बता देता हूँ मैं सीधा, पूरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 27 में उस प्रजाति का नाम क्या है जिसकी जनसंख्या गंभीर स्तर तक कम हो गई है? जिसकी जनसंख्या क्या हो गई है? गंभीर स्तर तक कम हो गई है। इसका हो जाएगा आंसर आपका लुप्तप्राय, डी नंबर। 28 प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? इसको बताना है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का महत्व तो पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना या उसको बिगाड़ना, या विलुप्त प्रजातियों का विलुप्त होना, या गुणवत्ता में व्यवधान डालना। ये तो गलत है, गुणवत्ता में व्यवधान डालना संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध है। जैव प्रजाति का विलुप्त होना ये भी नियम के विरुद्ध है। पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ना ये संरक्षण का नियम होगा, गलत बात। बच रहा है हमारे पास एक ही, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना। हमारा कर्तव्य है कि पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखें, इसलिए 28 का ये ऑप्शन राइट आंसर। अरे 29 है ना। कौन सा स्थान यूनेस्को की विशिष्ट, कौन सा स्थान यूनेस्को कहाँ चला गया कि विशिष्ट धरोहर स्थलों की सूची में आता है? इसको बताना है। तो इसका हो जाएगा नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है ना। चलिए 30 नंबर पर आते हैं। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 30 नंबर, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 5, 6, 8 और 10। इसका आंसर आप लोगों का ये 8 होना चाहिए। 8 सही है ना, 8 क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र। 30, 31 चेक करें। क्या बोला गया? देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण स्मोक के लिए जिम्मेदार है? भस्मक, वाहनों के उत्सर्जन, भस्मक और वाहनों के उत्सर्जक दोनों। इसमें ये आ सकता है, सी नंबर सही हो सकता है। आप लोगों का सी ऑप्शन सही होगा ना। एक बार मिला लेना, लेकिन एक बार इसका आंसर मिला लेना, नॉट श्योर। 32 पर आते हैं। देखो द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाता है, ये हो जाएगा आपका ओजोन, ये 100% सही है। 33 ये साइंस वाला है, साइंस वाला पूरा सही होगा, 100% बताएंगे। देखो निम्नलिखित में कौन सा कारक ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है? ताजमहल को पीला कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये 100% सही है। 34 स्मोक, धुआं, राख, धूल, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मुख्य स्रोत हैं। मुख्य स्रोत है, ये क्या है? ये आपका हो जाएगा प्राथमिक प्रदूषक। 35 नंबर, मृदा जोन स्तर की व्यवस्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा मृदा क्षितिज हॉरिजन। पढ़े हो ना 8वीं 7वीं में। 35 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का सी। शोर क्या है? शोर क्या है इसको बताना है। शोर जानते हो, मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा शोर क्या चीज़ है, बताइए। ये तो अवांछित और वांछनीय और अवांछित ध्वनि है, बी नंबर। 37 में देखें, इसका हो जाएगा 70 डेसिबल से ऊपर।
लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले परमाणु बमों का सबसे पहले प्रयोग, इसको मेरे ख्याल से 100% सब लोग सही करके आए होंगे। हिरोशिमा और नागासाकी वाले, सबको याद है बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी में। परमाणु बम विकसित करने वाला पहला देश कौन था? संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका। ये तो सब लोगों को पता है, अमेरिका है। अमेरिका ने ही हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था? परमाणु बम गिराया था। इसका हो जाएगा आप लोगों का एड्स। प्रस्थान प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये आप लोगों का हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक। निम्नलिखित में जंगल की आग के लिए खतरों के सामान्य कारक, ज्वालामुखी स्फुटन, एल नीनो और ज्वालामुखी बिजली और गड़गड़ाहट, उपर्युक्त सभी। देखो इसमें ना मैं ये वाले क्वेश्चन में भी 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो ये दोनों तो बोल सकते हैं सही हो सकता है करके, लेकिन एल नीनो ना बेसिकली जो समुद्र के लिए उपयोग होता है, तो इसीलिए ना जंगल की आग के लिए समुद्र से ताल्लुक़ रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो या तो आप लोगों का ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, या तो ज्वालामुखी होगा या सभी का सभी होगा। मेरे ख्याल से सभी आना चाहिए। आप लोग एक बार अपना आंसर मिला लेना। ठीक, नॉट श्योर, जिसका नॉट श्योर बता रहा हूँ वो आंसर एकदम 100% मेरे से श्योर नहीं है ना, पहले ही बता रहा हूँ। 43 अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13 अक्टूबर। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इसको आप लोग बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन फिर से आया, नहीं पता चलेगा तो आप लोग बता देना, कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप हो जाएगा। 45 देखो 45 नंबर का आर्थिक कौन सा कथन सही है बोल रहा है? तो आर्थिक विकास की आधुनिक अवधारणा है, राजनीतिक विकास की आधुनिक अवधारणा है, सतत विकास की आधुनिक अवधारणा है, सामाजिक विकास की आधुनिक अवधारणा है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सतत विकास की आधुनिक अवधारणा है। सतत विकास मतलब लगातार विकास करते रहना, वही तो विकास की आधुनिक अवधारणा होनी चाहिए। या एक का बस लोगे, एक का नहीं ले सकते, सतत यानी कि लगातार होगा। मानव अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया, ये पूछा गया है। मानव अधिकार अधिनियम इसका आंसर 1990 में तो नहीं हुआ, 91 में भी नहीं हुआ, 92 में भी नहीं हुआ। ये हुआ था मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, 12 अक्टूबर 1993, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। नरसंहार शब्द किसने दिया था? ये आया है तो राफेल लेम्किन ने दिया था, ए नंबर ना। 48 का आंसर मैं पढ़ा नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, इसलिए पढ़ा ही नहीं, आप लोग देख लेना। 49 ये 49 क्या है, ये पूरा ब्लर हो गया है, नीचे चलते हैं। 50 भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? संविधान की आत्मा जानते हो, प्रस्तावना को कहा जाता है। बच्चे को पता होना चाहिए। प्रस्तावना निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार है। ये क्या चीज़ है? देखो निजता का अधिकार हमारा बेसिकली मौलिक अधिकार ही होता है। ठीक, ये 52 को मैं भूल गया इसका आंसर, ये मेरे से क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा। ठीक, 53 देखें, ये हो जाएगा आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। 54 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, ये बताना है 54 में, तो ये आपका है वैधानिक निकाय है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, दोनों शामिल है, दोनों शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल ही है। ठीक, 57 नंबर में भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानूनी प्रावधान इसके अंतर्गत है। कौन से अधिकार के अंतर्गत है, यानी कि कौन से प्रावधान में है, ये बताना है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आना चाहिए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बोले ना, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम ही तो आएगा।
उसके बाद ये कौन सा नंबर 58। देखो, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में आयोजित किया गया था। क्या क्या है देखो, महिला शिक्षा के प्रसार के लिए, विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के मताधिकार और अभियान चलाने के लिए। तो इसका हो जाएगा आपका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो शिक्षा को बढ़ावा देना कहाँ पर है, ये शिक्षा के प्रसार के लिए, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देना। 59 का पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने का समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये भी आंसर मैं नहीं जानता। ये आंसर हो सकता है नागरिक समानता आ जाए या राजनीतिक समानता आ जाए, दोनों में से एक आ सकता है। 60 पर आते हैं। जो 100% श्योर हैं उन्हीं आंसर्स को बता रहे हैं ना, बाकी 4-5 क्वेश्चन हो गया लगभग नहीं पता करके। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये योजना कब लागू की गई, इसको बता रहे हैं। तो ये आपका, ये तो सब लोगों को पता होगा। ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन तो कोई भी हालत में गलत नहीं होता। 22 जनवरी 2015 का ये है, ये सही है। वन स्टॉप सेंटर योजना का वित्त पोषण स्रोत निम्नलिखित के माध्यम से किया जा रहा है। ये निर्भया फंड है ना। 62 लॉक द्वारा वर्णित 3 प्राकृतिक अधिकार है। लॉक द्वारा वर्णित 3 प्राकृतिक अधिकार है। ये आपका हो जाएगा, इसमें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, हाँ ये जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार 62 में। 63 में देखें तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ आपका 2005 में। घरेलू हिंसा के लिए, ये क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा था, ब्लर हो गया था, ये भी 2005 ही होगा। घरेलू हिंसा से संबंधित है, वो 2005 में ही लागू किया गया था। ये भी पूरा ब्लर है। 66 संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार। देखो बाल दुर्व्यवहार, बस इसमें से साफ साफ समझ में आ रहा था। बाल दुर्व्यवहार यदि बोला है तो वो धारा 17 बाल अधिनियम के अंतर्गत आएगा। धारा 17 ही है ना, आप लोग मिला लेना एक बार। क्वेश्चन ढंग से ब्लर हो गया था, अच्छे से नहीं दिख रहा था, इसीलिए शायद हो सकता है गलत आंसर भी नोट हो जाए, तो 17 मानकर चले। 67 नंबर का देखें, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, समानता के अधिकार में। 68 वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर की भविष्यवाणी करता है। 68 था क्या? हाँ 68। 69 पर आए। 69 में ये आंसर भी गलत नहीं होगा, ये 100% श्योर है। वर्तमान में कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। 70 देखो, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 100% सही है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाँ उसे नियुक्त करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वो रह चुका है, यानी कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। 71 नंबर, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के नियुक्ति के लिए समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री के समेत लोकसभा और मुख्य विपक्षी दल का नेता रहता है, राष्ट्रपति नहीं रहता। प्रधानमंत्री समेत लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी दल का नेता रहता है। 72 देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। 73 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार देता है? पर्यावरण के खिलाफ आ रहा है तो पर्यावरण अधिनियम ही देगा। 74 निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का जैव अपघटन होता है? तो ये आपका ऊन ही होगा। देखो
एल्यूमिनियम तो हो नहीं सकता, बहुत लगभग 800 साल से 1000 साल लग सकता है। कांच की बोतल को भी बहुत अधिक साल लग सकता है, लेकिन ऊन जल्दी हो सकता है, ऊन। इसका आंसर मिला लेना ना एक बार। NHRC का पूरा नाम क्या है? 75। NHRC का पूरा नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक ठीक, इस तरह से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन ख़त्म। लास्ट में दिया था NHRC का पूरा नाम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस तरह से आप लोगों का टोटल 75 क्वेश्चन आया था। अब 75 में आप लोग कितना नंबर बनाए हो, कितना आप लोगों का सही हुआ, इसको देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चंस मुझे खुद नहीं पता था और जो क्वेश्चंस ऑप्शनल में था, मतलब लगभग गलत की कगार पर था, 100% श्योर नहीं था, और जो क्वेश्चन छोड़ा था उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को अगर 100% श्योर पता हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता दिएगा कि उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, सब लोगों को इनका आंसर पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का बाकी जो एग्ज़ाम बचे हैं उनका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है, साथ में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड होगा, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।